नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 10th की हिंदी। क्लास 10th की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं अपने हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक क्रिया। देखिए, ये टॉपिक आपको लगता है कि बहुत ही ज्यादा सरल है, बहुत ही ज्यादा इजी है, लेकिन ये उतना भी ज्यादा सरल और आसान नहीं है, क्योंकि जब आप इसके भेदों को पढ़ते हैं या जब आप क्रिया का हिंदी व्याकरण के अन्य टॉपिक्स यानी कि अन्य जो आपके पार्ट्स होते हैं हिंदी व्याकरण के, उनके साथ आप इसका जब इसको जोड़कर पढ़ते हैं तो तब आपके लिए ये समझने के लिए बहुत ज्यादा टफ हो जाता है। जैसे कि हमने यहाँ पर क्रिया के जो भेद है, देखिए क्रिया क्या होती है ये सभी को पता है। किसी काम के करने या होने का बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। तो ये जो टॉपिक है इसमें हम काफी आगे बढ़ चुके हैं, यानी कि काफी चीजें हमने पढ़ ली है। तो जैसे कि यहाँ पर हमने क्रिया की परिभाषा पढ़ी और क्रिया का पूर्ण रूप कैसा होता है वो पढ़ा, क्रिया किसे कहते हैं यानी कि धातु किसे कहते हैं वो हमने यहाँ पर पढ़ा। उसके बाद हमने क्रिया के भेद कौन कौन से होते हैं, तो हमने यहाँ पर क्रिया के भेद दो आधार पर क्रिया के भेद यहाँ पर बताए। सबसे पहले कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, उसके बाद रचना के आधार पर क्रिया के भेद। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर डिस्कस किया कर्म के आधार पर क्रिया के भेदों को। तो कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अब सबसे पहले हमने यहाँ पर कर्मक क्रिया को डिस्कस किया है। आप देख सकते हैं जिन क्रियाओं के कर्म नहीं होते हैं, अर्थात क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है, क्योंकि वहां पर कर्म नहीं होता तो क्रिया का जो फल होता है वो सीधे कर्ता पर पड़ता है, इसलिए उसको अकर्मक क्रिया कहते हैं। वहां पर कर्ता प्रधान होता है, वहां पर कर्म नहीं होता, इसीलिए उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल भी हमने लिखा है, नेहा सो रही है। तो नेहा सो रही है आपका कर्म है और उसका फल सीधे कर्ता पर पड़ रहा है, यहाँ पर कोई भी कर्म आपका नहीं है। ठीक है, इसी तरह से हमने और भी एग्जाम्पल लिखे थे, पिताजी जा रहे हैं, चिड़िया उड़ रही है, मोहन हंस रहा है। और अब हमने यहाँ पर अकर्मक क्रिया की पहचान भी आपको बताई थी कि कैसे हम अकर्मक क्रिया की पहचान करेंगे। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि देखिए कई बार क्या होता है, आपको इस तरह से वाक्य दे दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कि ये वाक्य अकर्मक है कि सकर्मक, यानी कि इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया अकर्मक है कि सकर्मक। तो इसके लिए आपको अकर्मक क्रिया है या सकर्मक क्रिया है आप कैसे पहचानेंगे। आप क्रिया के साथ, यानी कि जो भी क्रिया है यहाँ पर, जैसे मोहन हंस रहा है, मोहन हंस रहा है, तो उसमें आप क्रिया के साथ क्या लगाकर प्रश्न करेंगे, क्या करेंगे, क्या लगाकर प्रश्न करेंगे, और आपको उत्तर प्राप्त नहीं होगा तो वो क्या होगा, अकर्मक क्रिया है। जैसे हमने कहा बच्चा सोता है, ठीक है, या बच्चा रोता है, तो इसमें हमने क्या लगाकर प्रश्न किया, क्या सोता है, क्या रोता है। तो सोना और रोना, ये जो दो क्रियाएं हैं, सोना और रोना, ये दोनों ही आपकी अकर्मक क्रियाएं हैं। ठीक है, तो इस तरह से काफी चीजें हमने इसमें सीख ली थी। अब उसके बाद हमने अपना दूसरा पॉइंट स्टार्ट किया था, दूसरा पार्ट स्टार्ट किया था अकर्मक कर्म के आधार पर क्रिया का दूसरा भेद, सकर्मक क्रिया। इसमें हमने सकर्मक का अर्थ बताया था, कर्म के साथ स का अर्थ होता है साथ में कर्मक का अर्थ होता है कर्म के, यानी कि जिन क्रियाओं में कर्म की अपेक्षा होती है, यानी कि जिन क्रियाओं में कर्म उपस्थित होता है उसको सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे आयुष पुस्तक पढ़ रहा है, आयुष पुस्तक पढ़ रहा है, नेहा टीवी देख रही है, प्रणव ने पत्र लिखा, पिताजी मिठाई लाए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने कहा कि जिसमें आपका कर्म उपस्थित होता है, अर्थात क्रिया का फल कर्ता पर ना पढ़कर कर्म पर पड़ता है, क्रिया का फल कर्ता पर ना पढ़कर कर्म पर पड़ता है। जैसे प्रणव ने पत्र लिखा, पिताजी मिठाई लाए हैं, आयुष पुस्तक पढ़ रहा है, नेहा टीवी देख रही है। ठीक है,
तो यहाँ पर ये जो आपका शब्द है ये आपका सकर्मक क्रिया है। अब ये हम सकर्मक क्रिया है कैसे पहचानेंगे? तो सकर्मक की क्रिया की पहचान के लिए हमने क्रिया के साथ क्या और किसे या किसके लगाकर प्रश्न करने पर हमें उत्तर प्राप्त हो जाता है। अकर्मक क्रिया में हमें उत्तर प्राप्त नहीं होता है और सकर्मक क्रिया में हमें उत्तर प्राप्त हो जाता है। क्योंकि ये सकर्मक क्रिया है यानी कि कर्म उपस्थित है, इसीलिए यहाँ पर कर्म में आपका क्रिया के साथ क्या, किसे, किसको लगाकर प्रश्न करने पर हमें उत्तर प्राप्त हो जाता है। जैसे आयुष क्या पढ़ रहा है, तो उत्तर प्राप्त हुआ आयुष पुस्तक पढ़ रहा है। दूसरा प्रश्न, प्रणव ने क्या लिखा? प्रणव ने पत्र लिखा। ठीक है, तो ये हमारा आपका उत्तर प्राप्त हो गया और इस तरह से ये हमारी सकर्मक क्रिया हुई। अब हमने यहाँ पर सकर्मक क्रिया के भी दो भेद आप लोगों को बताए हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। और इसके लिए आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा सरल है, नाम से ही क्लियर हो रहा है। सकर्मक है यानी कि कर्म तो है ही, लेकिन दो भेद बताए हैं, एक कर्मक या द्विकर्मक। तो जहां पर आपका एक कर्म उपलब्ध होगा, जहां पर वाक्य में केवल एक कर्म होगा, उसको हम एक कर्मक क्रिया कहेंगे। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? एक कर्मक क्रिया कहेंगे। जैसे माताजी खाना खिलाती है या माता खाना खिलाती है, माली पानी देता है, अध्यापिका पुस्तक पढ़ाती है। तो मैंने यहाँ पे आपको बताया कि ये एक कर्मक यानी कि जिन क्रियाओं के साथ एक कर्म होता है उसे एक कर्मक कहते हैं। खाना, पानी, पुस्तक, तीनों क्या है? कर्म है और एक एक सिंगल कर्म है। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर पढ़ा द्विकर्मक। ठीक है, द्विकर्मक में हमने पढ़ा कि जिन क्रियाओं के साथ दो कर्म होते हैं उन्हें द्विकर्मक कहते हैं। जैसे माता बच्चे को खाना खिलाती है, माली पौधे को पानी देता है, पौधों को पानी देता है, अध्यापिका विद्यार्थियों को पुस्तक पढ़ाती है। ठीक है, तो यहाँ पर माता बच्चे को खाना खिलाती है। ठीक है, माता बच्चे को खाना खिलाती है, तो बच्चे और खाना दो कर्म है। ठीक है, तो जो यहाँ पर आपका बच्चे और खाना दो कर्म है, इसीलिए इसे दो कर्मक द्विकर्मक कहा गया है। माली पौधों को पानी देता है, पौधे और पानी दो कर्म है। अध्यापिका विद्यार्थियों को पुस्तक पढ़ाती है, अभी तक हमने पढ़ा अध्यापिका पुस्तक पढ़ाती है, लेकिन अध्यापिका विद्यार्थियों को पुस्तक पढ़ाती है, तो यहाँ पर विद्यार्थी और पुस्तक दो कर्म है। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर द्विकर्मक क्रिया जो है वो अपनी क्लियर कर ली है। यानी कि अभी तक हमने क्रिया के भेदों में जो आपकी कर्म के आधार पर क्रिया के भेद है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, दोनों को हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे और अब हम रचना के आधार पर क्रिया के भेदों को पढ़ते हैं। चलिए बिल्कुल नोट डाउन करेंगे। नंबर 2, रचना के आधार पर क्रिया के भेद। रचना के आधार पर क्रिया के भेद, पहले हमने किसके आधार पर पढ़ा था? कर्म के आधार पर क्रिया के भेदों को पढ़ा था। तो रचना के आधार पर क्रिया के 6 भेद होते हैं। चलिए नोट डाउन कीजिए। सबसे पहले रचना के आधार पर क्रिया के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से 6 भेद होते हैं पहले लिख लीजिए। सामान्य क्रिया, दूसरा है नाम धातु क्रिया,
नंबर 3 है आपका पूर्ण, आपका संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया। उसके बाद नंबर 4 आता है आपका प्रेरणार्थक क्रिया। क्या आता है? प्रेरणार्थक क्रिया। नंबर 5 आपका आता है अपूर्ण क्रिया या पूर्व, पहले पूर्णकालिक क्रिया लिख लेते हैं। पूर्ण कालिक क्रिया। नंबर 6 हम यहाँ पे लिखते हैं अपूर्ण क्रिया। तो ये 6 भेद हमारी रचना के आधार पर क्रिया के होते हैं। कौन कौन से 6 भेद हैं? सामान्य क्रिया, नाम धातु क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्णकालिक क्रिया, अपूर्ण क्रिया। ये 6 भेद क्रिया के आधार पर, रचना के आधार पर क्रिया के होते हैं। ये नोट डाउन कीजिए साथ के साथ, क्योंकि देखिए जब तक नोट डाउन नहीं करेंगे तब तक कोई भी टॉपिक आपको क्लियर नहीं होगा। नोट डाउन करेंगे, घर पर जाकर एक बार रिवाइज करेंगे, तभी आपको डाउट्स भी पता चलेंगे, यानी कि ये भी पता चलेगा कि समझ में आया या नहीं। और अगर आप नोट डाउन ही नहीं करेंगे तो ना तो आपको अभी यहाँ पर समझ में आएगा, क्योंकि थोड़ी देर आप यहाँ पर सुन लेंगे, घर जाते ही आप उसको भूल जाएंगे। ठीक है, तो नोट डाउन जरूर करेंगे। अब हम लेते हैं अपना सबसे पहला टॉपिक यहाँ पर, सामान्य क्रिया। ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए इसको पहले फटाफट नोट डाउन कीजिए 6 के 6 भेदों को, और उसके बाद हम शुरू करते हैं अपने सबसे पहले टॉपिक से, जो है सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया, और ये क्या है? रचना के आधार पर पहला भेद है क्रिया का। ठीक है, रचना के आधार पर यहाँ पर हम क्रिया को पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला है सामान्य क्रिया। क्या होता है सामान्य क्रिया? देखिए, जिस किसी वाक्य में एक ही क्रिया हो, जिस वाक्य में एक ही क्रिया हो, उसे, जिस वाक्य में एक ही क्रिया हो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सामान्य क्रिया कहते हैं। जिस वाक्य में केवल एक ही क्रिया होती है उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण के लिए, नेहा सेब लाई। नेहा सेब लाई। मोहन कार्यालय गया। मोहन कार्यालय गया। राकेश ने कपड़े बांटे। प्रकाश ने दुकान खरीदी। अब हमने नाम ही इसको दिया है सामान्य क्रिया,
तो आप देख सकते हैं जितने भी हमारे वाक्य यहाँ पर लिखे गए हैं ये बिल्कुल सामान्य रूप में लिखे गए हैं। नेहा सेब लाई, क्रिया बिल्कुल सामान्य रूप से लिखी गई है। मोहन कार्यालय गया, राकेश ने कपड़े बांटे, प्रकाश ने दुकान खरीदी। तो यहाँ पर सारी क्रिया जैसे आपकी नेहा सेब लाई, मोहन कार्यालय गया, राकेश ने कपड़े बांटे, प्रकाश ने दुकान खरीदी। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपकी सारी सामान्य क्रिया है। बिल्कुल क्रिया यहाँ पर आप देख सकते हैं सामान्य रूप से हो रही है और इसीलिए ये क्रिया का एक सामान्य रूप है, इसीलिए इसको सामान्य क्रिया कहते हैं। तो ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा, साथ के साथ नोट डाउन भी करते रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 पर आती है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया। अब देखिए किसी भी चीज को बहुत ज्यादा आपने सोचना नहीं है कि ये इतना टफ है, इसके इतने सारे भेद हैं, इसको हम कैसे याद करेंगे। आप बस याद रखिए कि आपकी रचना के आधार पर क्रिया के 6 भेद होते हैं और उनके नाम याद कर लीजिए। उसके बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप कह रहे हैं सामान्य क्रिया तो यहाँ पर क्रिया आपकी सामान्य रूप से एक ही क्रिया होती है, उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं, देखिए वो लिख लेते हैं। जब दो या दो से अधिक क्रियाएं, जब 2 या 2 से अधिक क्रियाएं एक ही कार्य का बोध कराती है। जब 2 या 2 से अधिक क्रियाएं एक ही कार्य का बोध कराती हैं तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया कहते हैं। देखिए उदाहरण लिख लीजिए। उदाहरण के लिए, मैं यह पुस्तक पढ़ सकता हूँ। मैं यह पुस्तक पढ़ सकता हूँ। ठीक है, एक और एग्जाम्पल यहाँ पर आपको देख सकती हूँ। वह यह भार उठा सकता है। हमने क्या कहा था कि जब 2 या 2 से अधिक क्रियाएं एक ही कार्य का बोध कराती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे मैं यह पुस्तक पढ़ सकता हूँ, तो यहाँ पर पढ़ सकता हूँ। वह यह भार उठा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर पढ़ना और सकना, पढ़ना और सकना 2 क्रियाएं हैं। ठीक है, पढ़ सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, पढ़ना भी क्रिया है और पढ़ तो क्रिया का मूल रूप है।
धातु भी जिसे कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। तो मैं यह पुस्तक पढ़ सकता हूँ, पढ़ और सक ना या सकता, ये क्या है, दोनों ही क्रिया है। और साथ में उठा और सकता, ये दोनों ही क्रिया है। अर्थात वाक्य में उठना और सकना दो क्रियाएं हैं और ये क्रियाएं संयुक्त क्रिया कहलाएंगी, यानी कि एक ही तरह के कार्य का बोध करना ये यहाँ पर हमें बता रही है, एक ही तरह के कार्य को यहाँ पर बता रही है। देखिए इसके अंतर्गत ही एक और क्रिया हमारी यहाँ पर आती है, उसको कहते हैं रंजक क्रिया। ध्यान पूर्वक समझिएगा, उसको कहते हैं रंजक क्रिया। रंजक क्रिया क्या होती है? रंजक क्रिया देखिए क्या होता है कि कुछ क्रियाओं में कुछ सहायक क्रियाएं जुड़ जाती हैं। जैसे इसको एक बार लिख लेते हैं हम, ठीक है। कुछ सहायक क्रियाएं मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर उनके प्रभाव कुछ सहायक क्रियाएं मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर उनके प्रभाव को बढ़ा देती है, उनके प्रभाव को बढ़ा देती है। ये क्या कहलाती है? ये रंजक क्रियाएं कहलाती है, ठीक है। ऐसी सहायक क्रियाएं रंजक क्रिया कहलाती है। जो ऐसी सहायक क्रियाएं होती है ये क्रियाएं क्या कहलाती हैं? रंजक क्रियाएं कहलाती है, यानी कि ये क्रिया के एक तरह से प्रभाव को बढ़ा देती है, उनके साथ जुड़ जाती है और उनके प्रभाव को बढ़ा देती है। तो नोट डाउन आप साथ के साथ कर रहे होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, इनके एग्जाम्पल्स लिखते हैं। रंजक क्रियाओं के जैसे गीता ने गाजर खा ली। गीता ने गाजर खा ली। अंशु कुर्सी पर बैठ गई। अंशु कुर्सी पर बैठ गई। अगला एग्जाम्पल यहाँ पे लिखते हैं। रमेश लौट आया। रमेश लौट आया, ठीक है। तो देखिए गीता ने गाजर खा ली, अंशु कुर्सी पर बैठ गई, रमेश लौट आया, ठीक है। अब देखिए हमने क्या कहा कि यहाँ पर जो आपका रंजक क्रियाएं होती है ये मुख्य क्रिया के साथ उसके मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर उसके प्रभाव को बढ़ा देती है, ठीक है। हमने कहा कि ये मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर उसके प्रभाव को बढ़ा देती है। तो यहाँ पर खा
यहाँ पर खा, बैठ और लौट, ये सब क्या है? ये मुख्य क्रियाएं हैं। ये सब क्या है? मुख्य क्रियाएं हैं। अब देखिए, मुख्य क्रियाएं हैं और इसके बाद यहाँ पर ली, गई और आया, ये तीनों क्या है? रंजक क्रियाएं। ये तीनों क्या है? रंजक क्रियाएं। खा, बैठ, लौट, ये तीनों आपकी मुख्य क्रियाएं हैं और ली, गई, आया, ये आपकी रंजक क्रियाएं हैं। और ये क्या कर रही है? मुख्य क्रियाओं के साथ जुड़कर उनके प्रभाव को बढ़ा रही है। गीता ने गाजर खा ली, अंशु कुर्सी पर बैठ गई, रमेश लौट आया। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर रंजक क्रियाएं क्या होती है उसको बताया है। नंबर 3 हम बढ़ते हैं आगे, नाम धातु क्रियाएं। नंबर 3 है नाम धातु क्रियाएं। क्या होती है ये नाम धातु क्रियाएं? देखिए, अभी तक हम यहाँ पर सबसे पहला जो हमारा पार्ट है, यानी कि संयुक्त क्रिया जो है सामान्य क्रिया, और जो हमारा दूसरा पार्ट है संयुक्त क्रिया, वो हम पढ़ चुके हैं। अब हम नंबर 3 पॉइंट यहाँ पर पढ़ रहे हैं, नाम धातु क्रिया। तो ऐसा ना हो कि आपने पहला पढ़ लिया और दूसरा पढ़ लिया और अब आप तीसरा पढ़ रहे हैं और पहला भूल गए हैं। तो सारी चीजें आप साथ में लेकर चलिए। देखिए, जब आप सामान्य क्रिया पढ़ रहे हैं तो उसमें आप पढ़ रहे हैं कि केवल जिस क्रिया में, जिस वाक्य में एक ही क्रिया होती है उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। नेहा सेब लाई, मोहन कार्यालय गया, राकेश ने कपड़े बांटे, प्रकाश ने दुकान खरीदी। ठीक है, इस तरह से संयुक्त क्रिया में जब दो या दो से अधिक जो क्रियाएं होती है एक ही कार्य का बोध कराती है तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया कहते हैं। मैं यह पुस्तक पढ़ सकता हूँ, मैं यह पुस्तक पढ़ सकता हूँ। तो देखिए, पढ़ सकता हूँ, पढ़ और सक, तो दो यहाँ पर आपको संयुक्त क्रियाएं बताई गई है। तो इसी के आधार पर इसको रंजक क्रिया भी कहा गया है। देखिए, पढ़ और जो सकता, पढ़ भी क्रिया का मूल रूप है। हमने कहा था कि क्रिया के मूल रूप को के साथ जुड़कर उसके प्रभाव को बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर पढ़ सकता जैसे है, ये भी क्या कर रहा है? क्रिया के मूल रूप के साथ जो है लगकर उसको, उसके प्रभाव को बढ़ा रहा है। इसी के आधार पर हमने यहाँ पर रंजक क्रिया भी पढ़ी थी। अब हम नंबर 3 पर आते हैं, नाम धातु क्रियाएं। देखिए, नाम धातु क्रियाएं जो होती हैं इसमें आपका क्या होता है कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अनुकरणवाची शब्दों से बनने वाली क्रियाएं। चलिए लिखते हैं। सबसे पहले संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेषण एवं या अनुकरणवाची, अनुकरण, अनुकरण वाची, अनुकरणवाची शब्दों से बनने वाली क्रियाओं से बनने
वाली क्रियाओं, अनुकरणवाची शब्दों से बनने वाली क्रियाओं को नामिक या नाम धातु, नामिक या नाम धातु क्रियाएं कहते हैं। नामिक या नाम धातु क्रियाएं कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अनुकरणवाची शब्दों से बनने वाली क्रियाओं को नाम धातु क्रियाएं कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए क्या इसका एग्जाम्पल होगा, कैसे देख सकते हैं आप। हमने कहा कि अनुकरणवाची, अब देखिए यहां पर उदाहरण के लिए जैसे रमेश दरवाजा रंगने लगा। रमेश दरवाजा रंगने लगा। ठीक है, अगला एग्जाम्पल यहां पे लेते हैं। हमें अच्छाई को अपनाना चाहिए। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आयुष पाठ दोहराने लगा। आयुष पाठ दोहराने लगा। आकाश में तारे, आकाश में तारे टिम टिमाने लगे। ठीक है, तो 4 एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिखे। और हमने क्या कहा है शुरुआत में, देखिए हमने कहा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अनुकरणवाची। तो देखिए रमेश दरवाजा रंगने लगा। रमेश दरवाजा रंगने लगा। हमें अच्छाई को अपनाना चाहिए। आयुष पाठ दोहराने लगा। आकाश में तारे टिमटिमाने लगे। आयुष दरवाजा रंगने लगा, ये आपका संज्ञा, रंगने लगा तो कैसा है, आपका एक तरह से विशेषण शब्द है। अच्छाई को अपनाना चाहिए आपका संज्ञा शब्द है, कैसा, भाववाचक संज्ञा। आयुष पाठ दोहराने लगा, अनुकरणवाची शब्द। ठीक है, आकाश में तारे टिमटिमाने, दोहराना। देखिए दोहराना शब्द एक तो अनुकरणवाची शब्द है और दूसरा क्रिया है। टिमटिमाना, टिमटिमाना यानी कि बार बार टिमटिमा रहा है, तो दोहराना भी हुआ और साथ ही आपका अनुकरणवाची भी हुआ और आपका क्रिया भी हो गया। अच्छाई को अपनाना, अपनाना यानी कि ये क्रिया भी है और साथ ही संज्ञा शब्द भी है, भाववाचक संज्ञा शब्द भी है। और इसी तरह से रमेश दरवाजा रंगने लगा, तो ये भी आपका यहाँ पर विशेषण शब्द भी है और साथ ही आपका नाम धातु क्रियाएं भी है। यानी कि नामों के आधार पर, अपने नाम के आधार पर ये जो क्रियाएं बनी है इन्हें नाम धातु क्रियाएं कहा है। ठीक है, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अनुकरणवाची।
ये सब क्रियाएं यहाँ पर बताई गई है, इसीलिए इन्हें नाम धातु क्रिया कहा है। ठीक है, तो 3 यहाँ पर पॉइंट हमारे अभी तक क्लियर हो चुके हैं। सरल क्रियाएं, संयुक्त क्रियाएं, देखिए सामान्य क्रियाएं, संयुक्त क्रियाएं और रंजक क्रिया भी हमने उसके अंदर पढ़ा। और उसके बाद नंबर 3 हमारा आता है नाम धातु क्रियाएं। तो इस तरह से रचना के आधार पर क्रिया के 3 भेद अभी तक हम पढ़ चुके हैं। जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम इससे जुड़े हुए बाकी के 3 भेदों पर डिस्कस करेंगे। तो आज का आपका होमवर्क है कि जितना भी आपने आज पढ़ा है यहाँ पर उसको घर पर एक बार रिवाइज करके आए। बाकी का जो पार्ट है उसे कंटिन्यू करेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।